नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस हमारे खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बने हुए 1.5 साल का समय हो गया है। हालांकि सरकार बहुमत में है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव जब करीब आने लगा तो फिर बीजेपी को कुछ नए सहयोगी दलों की आवश्यकता पड़ी। उनको लेने का मतलब यह है कि अब उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल करना पड़ेगा और इसी वजह से यूपी में अब योगी पार्ट 2 मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले एक सप्ताह के भीतर होना तय हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो उससे पहले सरकार को हर हाल में विस्तार देना पड़ेगा। चर्चा इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर के लोगों को कह दिया गया है कि 31 जुलाई तक कपड़ा उपड़ा सिला लो, शपथ ग्रहण की तैयारी करो, हो सकता है 2-3 तारीख में शपथ लेनी पड़े। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें यह तय है कि ये विस्तार ओम प्रकाश राजभर की वजह से होगा। उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है और वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। उनके साथ मऊ से समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी जातीय इक्वेशन के आधार पर इन लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है और उसी हिसाब से लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अगले साल मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। ऐसे में यूपी जैसे बड़े राज्य से 80 लोकसभा सीटों पर 75 प्लस जीतने का जो लक्ष्य है उसमें राजभर हैं और तमाम सारे लोग हैं जो इनके लिए सहायक हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार अनिवार्य है, लेकिन इस बात की भी लोगों में जिज्ञासा है कि क्या खाली यही 2 नाम हैं या इसके अलावा कुछ और लोगों की भी किस्मत खुलेगी, चटकेगी, लॉटरी निकलेगी। क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी मात्र 52 मंत्री हैं, 8 जगहें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहे तो 8 लोगों को नए मंत्री वो बना सकती है। तो स्वाभाविक है कि अगर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बन जाते हैं तो बाकी हुई जगहों पर कौन आएगा। तो बाकी जगहों में सबसे पहले श्रीकांत शर्मा का नाम चल रहा है जो पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह जो पहले एमएसएमई के मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा अशोक कटारिया जो पहले परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। इसके अलावा जो नए लोग हैं उसमें राजेश्वर सिंह जो लखनऊ से विधायक हैं, उनका नाम प्रमुखता से है। इसी तरह मथुरा से राजेश चौधरी जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। योगी की सरकार में 29 जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक कोई मंत्री नहीं है इस सरकार में। तो कोशिश ये होगी कुछ ऐसे जिलों को जो प्रमुख हैं वहां से विधायकों को मंत्री बनाया जाए। हालांकि ये पहले माना जा रहा था कि पहले केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये विस्तार किया जाएगा, लेकिन अब वो अटकलें रह गई। उसकी वजह से यहाँ देर ना हो, इसलिए ये मामला निपटा लिया जाए। इधर चूँकि ओम प्रकाश राजभर जब से एनडीए में आए हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आतुर भी हैं। उनको बहुत देर तक आप बाहर बैठा के नहीं रख सकते। तो ये सियासत में उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन आने वाला है और वो परिवर्तन 7 अगस्त से पहले होगा। संभवतः 3 से 5 के बीच योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और उसमें इनके अलावा भी कई बड़े चेहरों को मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और 5 साल चली, फिर जब दूसरी बार बनी, पहली और दूसरी बार में ये स्थिति एक जैसी रही और ये विचार कि बीजेपी की सरकार में अफसर मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, मंत्री और विधायक उनसे परेशान हैं। ये व्यवस्था और परंपरा आज भी चली आ रही है। अफसरों का अड़ियल रवैया, मनमानी
उसका आलम यह है कि उसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ने लगी है। अफसरों के कारनामे ऐसे हैं कि केंद्रीय मंत्री तक उनसे परेशान हैं। बात आज एक ऐसे केंद्रीय मंत्री की जिसको भरी मीटिंग में यह कहना पड़ गया कि लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारात उनका फोन नहीं उठाते। ये मंत्री हैं कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय, और वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए जब फोन लगाते हैं तो एमडी भवानी सिंह खंगारात उनका फोन नहीं उठाते हैं। आखिर वो ऐसे गुरु के चेले हैं। देवराज भी अपने आप को मंत्रियों से ऊपर समझते थे, तो उनका जो चेला होगा वो भी अपने आप को कहाँ कम समझेगा। अफसरों ने जिस तरह से नेताओं को, मंत्रियों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है, अब उसका असर केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंच चुका है। कौशल किशोर लखनऊ में एक मीटिंग करने आए थे। उस मीटिंग में सारे जिले के आला अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर ये बात कही कि मैंने अपने मोबाइल से कई बार मिलाया, दिल्ली जाके अपने कार्यालय से एमडी को फ़ोन मिलवाया, लेकिन 6 दिन की कोशिश हो गई, एमडी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कितने बड़े अफसर हैं वो, कितने बिजी रहते हैं कि उनको एक केंद्रीय मंत्री तक का फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है। जिला निगरानी समिति की बैठक में तमाम सारे अधिकारी थे, डीएम से लेके सब लोग बंगले झांकने लगे, हैरान रह गए कि मंत्री खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं और अफसरों की ये हिम्मत हो गई है। भवानी सिंह खंगारात का यह कारनामा कोई नया नहीं है। वो खुद को ईमानदार दिखाते हैं, लेकिन एक एक बेईमान को अपने पास बैठा रखा है। भवानी सिंह खंगारात ने मध्यांचल में, लखनऊ राजधानी उसी में आती है, कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, बिजली से लोग छटपटा रहे हैं, उसकी कटौती से जनता परेशान है, लेकिन तबादलों में खूब खेल किया गया है। अपने चहेते अफसरों के माध्यम से वहां पर वसूली अभियान चलाए जा रहे हैं। मध्यांचल में मुकेश गर्ग एक ऐसी हैं जो भवानी सिंह खंगारात के बड़े खास हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता मध्यांचल में। सारे इंजीनियरों के आजकल वो माई बाप बने हुए हैं और यहाँ साहब कालर ऊंची किए बैठे हैं, खुद को ईमानदार घोषित करते हैं। खंगारात की नाक के नीचे भ्रष्टाचार खूब फैला है और फैलने में उसमें किसका संरक्षण है, बिना एमडी की इच्छा के फैल जाए, इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। खंगारात ने मनमानियां खाली मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ नहीं की हैं, उन्होंने नियम कानून को ताक पर रख दिया है। आपको एक छोटी सी उदाहरण देंगे। मध्यांचल में संविदा के मैन पावर के टेंडर होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने डिस्काम हैं वहाँ पर सब जगह सर्किल स्तर पर ये टेंडर कराए जा रहे हैं, लेकिन खंगारात ने अपने डिस्काम में, मध्यांचल में, ये टेंडर सर्किल से हटाकर सब जोड़कर जोन में टेंडर कर दिया। यानी कि चीफ इंजीनियर के लेवल पर सर्किल में एसी करता है, तो जोन में आने पे कुल 6 जोन हैं मध्यांचल में। जो टेंडर पहले 5-10 करोड़ के होते थे, जब जोन में आ गए, इकट्ठा हो गए 4-5 सर्किलों के 10-10 करोड़ के टेंडर, तो कोई 100 करोड़ का हो गया, कोई 200 करोड़ का हो गया। अब 200 करोड़ के टेंडर के लिए एलिजिबिलिटी कौन कहाँ से लाएगा भाई? जब उतना बड़ा टेंडर है, कोई नहीं किया है 20-30 करोड़ के ऊपर का, तो जब 100 करोड़ का टेंडर होगा तो उसका एक काम का अनुभव 80 करोड़ का होना चाहिए, तो वो टेंडर डाल पाएगा। या 2 काम 50-50 करोड़ का हो, या 3 काम 30-30 करोड़ का वो किया हो। 2018 से संविदा के टेंडर नहीं कराए गए हैं मध्यांचल में। ये है ईमानदार खंगारात की स्थिति। बाकी जितने डिस्काम हैं 2-2 साल पे टेंडर हो जाते हैं सब जगह। यहाँ 2018 से 23 आ गया, खंगारात साहब को ध्यान नहीं है। ये आईएएस अफसरों हैं और ये इनके कारनामे हैं। तो आप साफ है कि जब बड़ा टेंडर निकालेंगे तो छोटे लोग नहीं आ पाएंगे, किसी बड़े प्लेयर को देने की तैयारी है और उससे एक साथ एक बार में बैठ के बात हो जाएगी। छोटे छोटे ठेकेदार बाहर हो जाएंगे। ईमानदार भी बने रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? जब अफसरों को पूरी छूट मिली हुई है तो वो लूटने में कहे मौका चूकें? मंत्री फ़ोन करता रहे करे। लेकिन हैरत की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री के बयान के बावजूद खंगारात जैसे लोग यहाँ पर एमडी बने बैठे हैं। गुरु तो चला गए उनके, अभी ये बचे हैं और इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है?
इनकी जांच तो होनी चाहिए और ऐसी जांच हो कि एक सबक हो। और इनके जो चेले चापड़ हैं उनका भी जरा थोड़ा नज़र डालें लोग। तो सरकार की नाक के नीचे बैठकर लोग इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं और खुद को ईमानदार घोषित किए हैं सरकार की नज़रों में। आखिर ये कितने दिन चलेगा? कौन इस पर देखेगा? कौन कार्रवाई करेगा? तो भवानी सिंह खंगारोत अब नए देवराज हैं बिजली विभाग के, और उन पर हो सकता है सरकार देखो उनको भी 1 साल खींचे, जब 4.5 साल खींच गए देवराज जी। तो बड़े बड़े विचित्र विचित्र अफसर हैं और उनके कारनामे विचित्रता से भरे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाले है। कौन सा ऐसा जुगाड़ है कि जो उनको बचाए डाल रहा है? कहीं पर कोई कमी नहीं आ रही है, न भ्रष्टाचार में न वसूली में। ईमानदारी का पैमाना रोज बढ़ रहा है, गजब व्यवस्था चल रही है। अब बात फिर ब्यूरोक्रेसी के 2 बहुत ईमानदार, बहुत ताकतवर और बहुत जुगाड़ वाले अफसरों की। जो बहुत ताकतवर थे वो एक झटके में अब जमीन पे आ गए हैं। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के बहुत आरोप हैं, लेकिन अहंकार, मनमानी ये एक न एक दिन भारी पड़ती है। और जनता के मुद्दों पर अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका असर सीधे सरकार पर आता है। बिजली एक ऐसा महकमा है जिससे जनता का सीधे सरोकार है। बिजली नहीं दे पाओगे, मनमानी करोगे, अहंकार दिखाओगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा और आप पद पर बने रहेंगे। 2 अफसरों को आखिरकार विदा होना पड़ा। पहले हैं एम देवराज और दूसरे हैं नरेंद्र भूषण। पिछले 4 सालों से बिजली महकमे में एम देवराज जमे हुए थे, कभी एमडी कभी चेयरमैन। दूसरी ओर औद्योगिक विकास में लगातार नाकाम चल रहे नरेंद्र भूषण थे। उनको तो सरकार ने खैर वेटिंग में डाल दिया है, लेकिन 1996 बैच के IAS अफसर देवराज, जो काफ़ी अभी जूनियर हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनको चेयरमैन का पद दिया गया बिजली विभाग के। लेकिन 4 साल में बिजली विभाग की हालत क्या हुई, उसकी दुर्दशा हो गई। ऐसी स्थिति में है कि बिजली महकमे को अब शमशान तक पहुंचाया हो। देवराज ने वहां ले जाके छोड़ा, एकदम शमशान के किनारे बैठा दिया है। बिजली महकमे के सारे रोस्टर फेल हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर जल गए तो बदले नहीं गए। बिजली में सामानों का अभाव है। निगम घाटे में चल रहा है, वसूली हो नहीं पा रही है, कटौती धकाधक है। राजधानी लखनऊ में लोग बिजली की खातिर लाठियां खा रहे हैं, परेशान है गर्मी से। लेकिन एक अफसर का अड़ियल रवैया वो कैसे इतने दिन तक कायम रहा, इसके लिए जवाबदेही बनती है। किसकी ताकत थी? पंचम तल की ताकत थी या क्या ऐसा था जिसकी दम पर देवराज मनमानी करते रहे, अहंकार में बने रहे, जिस पर चाह कार्रवाई की, हड़ताल खत्म कराई गई, जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये जो चीज़ें थी ये साफ दिख रहा था कि सरकार में मंत्री और जनता दोनों देवराज से परेशान थे। उत्तर प्रदेश को तो रोशन कर नहीं पाए, जातिवाद के आरोप अलग लगे उन पर और लोगों का पीछा करने में वो माहिर रहे। पद के दुरुपयोग को लेकर किस तरह से कितने लंबे समय तक अफसरों को परेशान किया जा सकता है, देवराज ने इसका खूब मनमानी चलाई। लेकिन हैरत की बात है कि ऐसे अफसरों को सरकार संरक्षण देती रहती है। उनकी जगह पर अब 1995 बैच के आशीष गोयल नए चेयरमैन बनाए गए हैं। एक और देवराज की ही तरह महाराजा धीराज हैं, नरेंद्र भूषण 1992 बैच के IAS अफसर हैं। एक बार नाकाम हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन बार बार उनको बड़े विभाग, मतलब जिसे प्यास कम उसे दम पे दम। ये औद्योगिक विकास विभाग में 5 महीने के लगभग नरेंद्र भूषण रहे। यहाँ भी उन्होंने वही किया जो PWD में किया, भट्टा बैठाया। भट्टा इस कदर बैठा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं होने पाई, क्योंकि भूषण साहब न किसी उद्योगपति से मिलते थे, जो यूपी में काम करना चाहे उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। उद्योग जगत निराश होने लगा था, काम हो नहीं रहे थे। यूपीडा की हालत अलग ख़राब कर दी, हजारों करोड़ का उस पर लोन था, वहाँ 1 रुपया भुगतान नहीं, 1 पैसे काम नहीं होने दे रहे थे। रोज़ सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा था कर्ज का। लेकिन नरेंद्र भूषण ने कोई काम नहीं किया। आखिरकार कितने दिन सरकार उनको झेलती। ये बड़ी विचित्रता है कि किसी को केंद्र में जाना है
तो इसलिए वो काम नहीं करेगा, कोई बहुत ईमानदार है इसलिए वो कोई काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो ना करे, लेकिन बड़ा विभाग क्यों चाहता है? फिर बड़ा विभाग ना लो, राजस्व परिषद में कहीं चले जाओ, कहीं किसी साइड पोस्टिंग में रहो। जो लोग काम करना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। यूपीडा में 4.5 महीने में नरेंद्र भूषण ने सड़कों की हालत दुर्दशा कर दी। कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, बजट नहीं खर्च हो पाया, एक बिल पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जब सीईओ पद से हटाया गया उनको, तब इंडस्ट्री पे ध्यान गया सरकार का। इंडस्ट्री में अलग उद्योगपति चिल्ला रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई सहूलियत मिल रही, ना प्रमुख सचिव मिलते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कोई मीटिंग करते हैं। कैसे उद्योग लगे, कैसे निवेश आए? ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो जाए कि वो अपने अहंकार और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए यूपी जैसे बड़े राज्य के तमाम हितों को दांव पर लगा दे। इसकी अनुमति कौन देता है? ये ना तो जायज़ है कहीं से। लेकिन सरकार को 4-4.5 साल तक किसी अफसर को ऐसे नहीं ढोना चाहिए। स्टेट की तरक्की में ये ऐसे अफसर बड़े नुकसानदायक हैं। उनके जाने पर महकमों में मिठाइयाँ बटें वो अलग बात है, कौन उनसे पीड़ित है और किसको वो लाभ पहुँचा रहे थे, लेकिन राज्य का हित इन्होंने खराब किया है। ऐसे लोगों को भविष्य में भी कोई महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। पावर सेंटर में फिर बात अफसरों के कारनामे की, एक छोड़ो दूसरा फिर खड़ा है सामने। अब आ जाइए बात शराब महकमे की। यहाँ तो शराब महोत्सव चल रहा है, लोगों को खूब पिलाओ, खूब आगे बढ़ाओ, खूब रेवेन्यू कमाओ। अफसरों की हालत क्या हो गई है कि अच्छा पद पाने के लिए, उद्योगपतियों से सटे रहने के लिए, माल बनाने के लिए कौन कौन से कारनामे नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से जुगत नहीं करते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको ऐसी एक खबर बताएंगे जिसमें प्रदेश के आईएएस अफसर अब उनको चस्का लग गया है अपना महिमा मंडन कराने का। वो उनको सम्मानित किया जाए, बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े उद्योगपति उनको बुलाएं, उनको गेस्ट बनाएं। अब ये सब उनको चस्का है। आप सोच नहीं सकते कि जो शराब हमारे समाज का नाश करती है, वही शराब आजकल अफसरों का, सरकार का, सबका खजाना भर रही है। इस खजाना भरने वाले महकमे के अफसर इन दिनों व्यापारियों के हाथों, शराब के जो उद्योग जगत के लोग हैं उनके हाथों सम्मानित होने के लिए बड़े लालायित हैं। लखनऊ में एक शराब महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया और प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना और आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन, इन लोगों को अतिथि बनाया गया। नाम था कि राजधानी लखनऊ में यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन एक समिट आयोजित करेगी, जिसमें ये लोग मुख्य अतिथि और अतिथि होंगे। कार्यक्रम में एक अवार्ड सेरेमनी भी होनी थी, जिसमें इन अफसरों को सम्मान भी मिलना था, गेस्ट थे। इसके लिए लखनऊ में एक 5 स्टार होटल बुक कराया गया, जो आजकल बहुत चर्चा में है, आप लोग जानते हैं, चक गजरिया में है, अंसल एपीआई में। तो पिछले साल भी एक ऐसा ही महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो शराब व्यापारियों से जुड़ा हुआ था। इंटरनेशनल स्तर के लोग बुलाए गए थे। उसमें चीफ गेस्ट थे तत्कालीन एसीएस संजय भूस रेड्डी। लेकिन चूंकि मीडिया में, भारत समाचार में यह खबर चली, खुलासा हुआ, जिसके बाद मारे शर्म के उनको ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस बात को बेहतर ढंग से जानते होंगे कि शराब के प्रचार, प्रसार और प्रलोभन को भी आबकारी नियमों में प्रतिषेध किया गया है। यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में सरकार के अफसर, आईएएस अफसरों को बुलाकर समिट कराना, सम्मेलन कराना सामाजिक तौर पर और सरकारी तौर पर भी वाजिब नहीं है। लेकिन जब से संजय भूस रेड्डी रिटायर हुए, तब से इस सिंडिकेट का, शराब माफियाओं से जुड़े हुए लोगों का अब सबसे चहेते अफसर हैं सेंथिल पांडियन। वो इस समय डिस्टिलरी एसोसिएशन के सबसे खास अफसर हैं। उनकी इस समय तूती बोल रही है आबकारी महकमे में, और बोले भी क्यों ना भाई, शराब से अकूत कमाई होती है। उसका नतीजा है कि व्यापारी और अफसर सब गले तक भरे हुए हैं लबालब। कितनी हैरत की बात है कि अधिकारी और उद्योगपति मिलकर शराब का प्रचार और प्रसार करेंगे, इसको बढ़ावा दिया जाएगा भारत जैसे देश में।
जिसे परंपराओं का और संस्कृत का देश कहा जाता है, वहाँ पर शराब को कैसे अधिक से अधिक सुंदर बनाया जाए, कैसे पिलाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाए, उसके लिए समिट आयोजन होगी और उसमें अधिकारी जाकर सम्मानित होंगे। सरकार क्या आंखें मूंदे बैठी हुई है? कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना ऐसा होना चाहिए। शराब से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, बहुत बड़ा राजस्व आता है, ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। उसको इस समाज में शराब पीने के लिए लोगों को हम प्रलोभन देंगे, उनको आकर्षित करेंगे, उनके लिए इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, ये तो एकदम आपत्तिजनक है और साथ ही साथ अफसरों की नैतिकता और उनके चरित्र को भी दिखाता है कि हम पैसा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए रेवेन्यू के आड़ में किस हद तक लोग नीचे जा रहे हैं। जिस समाज में नशा मुक्त होगा वो समाज तरक्की करेगा, जिस समाज में शराब नहीं होगी वो समाज के नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही राग चल रहा है, अलग ही तस्वीर बनाई जा रही है। सेंथिल पांडियन लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अब आबकारी आयुक्त हैं, काफ़ी कुछ वो कर चुके हैं। नोएडा से लेकर दिल्ली तक उनके काफ़ी साम्राज्य फैल रहा है, काफ़ी मकान और बिल्डिंग भी बन रही है। इस पर भी सरकार को और लोगों को गौर करना होगा। बहरहाल सब सरकार की आंख के सामने और नाक के नीचे हो रहा है। निर्णय उसे करना है कि ऐसे अफसरों को क्या सज़ा देनी चाहिए। बहरहाल पावर सेंटर में जाते जाते आज उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पीसीएस अफसर हैं, उनकी कुछ लाइनें हैं विश्वभूषण मिश्रा जी की, वो सुनिएगा। ये आज बड़ी ये मौजू बनती हैं इस पर कि ताकत दौलत शोहरत के नशे भी उतर जाते हैं और किस्मत के साथ सिकंदर के बुरे दौर भी आते हैं, और जो बहन ताज सर पे खुद को खुदा समझ बैठे हैं तख्त पलटते हैं ज़रूर और ताज उछाले जाते हैं। जो गुरूर से अकड़े वो जड़ से उखड़े जरूर हैं, ताज वही महफूज रहे जो पेश अदब से आते हैं। नमस्कार।